हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं एक और वन शॉट लेकर के आई हूँ, रेन लव बियॉन्ड या और ये एक वन शॉट स्टोरी होने वाली है। तो जैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारा लान वांगजी एक लड़की को जबड़े को पकड़े हुए था और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम ऐसा कैसे सोच ली कि तुम मेरे बेड तक आ जाओगी, मुझे सिड्यूस करोगी और मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगी। हाँ तुम यहाँ से अगर जिंदा बच के भी गई तो भी इस दुनिया में अब तुम सरवाइव नहीं कर सकती हो। मेरे पागल कुत्ते तुम्हें नोच के खा जाएंगे। इतना बोलना हुआ था कि उसके जबड़ों को वो छोड़ देता है। वो लड़की रोती गिड़गिड़ाती हुई कहती है, प्लीज़ वांगजी प्लीज़ मुझे अपना लो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ वांगजी प्लीज़। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुमसे शादी करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांगजी कहता है, ओह तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, इसीलिए तुमने मेरे साथ ट्रिक प्ले किया, हाँ मुझसे मिलने के लिए होटल में बुलाया, उसमें तुमने ड्रग्स मिलाया एंड देन तुम मुझे यहाँ लेके आई हो। हाँ, मेरे गुस्से की, मेरे टेस्ट की प्रेजेंस मत लो तुम, समझी ना। इतना बोल कर वो उस वहाँ से उठता है एंड देन जाने लगता है। वो लड़की वांगजी के टांगों को पकड़कर ऐसे घींचते हुए जाती हुई कहती है, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांगजी अपने पैरों को छुड़ाते हुए कहता है, तुम मुझसे इतना डेस्परेट क्यों हुए जा रही हो शादी करने के लिए, हाँ जबकि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या लगता है तुम्हें मुझे पता नहीं है कि तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो। इतना सुनना था कि वो लड़की वांगजी के पैरों को छोड़ देती है और कहती है, ओ तो तुम्हें पता चल गया, बट फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी लान वांगजी। इतना बोलकर वो उठती है और पास में पड़े हुए ग्लास को उठा करके फोड़ देती है। फिर उसका एक कांच ले करके अपने हाथ पे कट मारते हुए कहती है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है ना मेरे डैड पॉलिटिशियन है, और अगर उन्होंने तुम्हें या फिर तुम्हारे कंपनी के, सोचो ना क्या होगा तुम्हारी कंपनी का अगर कुछ किया तो मेरे डैड ने। लान वांगजी एक डेविल स्मेक देते हुए कहता है, ओ रियली, फिर ठीक है देन आओ मुझे हार्म करो या फिर मैं तुम्हें हार्म कर देता हूँ। इतना बोलकर वो लड़की जैसे ही अपने नेक के ऊपर वो ग्लास रखने वाली थी, वांगजी ग्लास का टुकड़ा वांगजी उसके पास जाता है और उसे ऐसे हाथ से छीनते हुए से धक्का देता है, जिस वजह से वो लड़की सीधे टेबल से टकराती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वास रखा हुआ था वो उसके सर पे गिर जाती है, जिस वजह से उस लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वांगजी कहता है, डैम इट, ये भी गई। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और साथ में सेक्रेटरी को भी, और कहता है, मिस्टर हान इस मैस को क्लीन कीजिए प्लीज़। और फिर वो उस ब्लड को देखता है तो उसे वॉमिट आने लगती है, तो वो भाग जाता है वॉशरूम, अपने आप को पूरा अच्छे से क्लीन करता है और कहता है, आखिर कब तक मैं ये सब झेलता रहूँ, समझ नहीं आता, मुझे अपने लिए कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना ही होगा, वरना सभी लोग मेरी पावर और रेपुटेशन के लिए मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरफ पड़ते रहेंगे। वो सब हो जाने के बाद एक लॉन्ग सावर लेता है वांगजी और सावर के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था यही सभी चीज़ें। तो थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं। लान वांगजी जो कि एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसे बहुत कम लोग जानते हैं, और ये लड़की जो नैन्सी वो लान वांगजी को एक पार्टी में, उसके डैड के पार्टी में, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड से बिलोंगिंग रहते हैं लोग तो आते हैं ना, जैसे कि मंत्री हो गया तो पार्टी वार्टी देते हैं, तो उस समय आना रहता है ताकि तालमेल बना रहे। तो वांगजी आया हुआ था उसी पार्टी में, इसने लान वांगजी को देखा था और इसकी खूबसूरती को देख करके ये फिदा हो गई थी। उस दिन से ये लान वांगजी को किसी न किसी बहाने मिलने के लिए बुलाती या फिर मिलती, लेकिन लान वांगजी हमेशा अवॉइड करता था और ना ही मिलने जाते थे। लेकिन कल शाम को इसने मैसेज भिजवाया कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं और उसे आना चाहिए। एक अच्छा प्रपोजल है आर्म्स डिलीवरी के लेकर के। वांगजी के लिए भी एक अच्छा मौका था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में होने के साथ साथ उसे आर्म डिलीवर करना, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना, किसी को मौत करना, हालांकि ये सारे काम उसके सबोर्डिनेट्स करते थे, वो नहीं करता था। वो खुद में एक खूंखार इंसान था लेकिन फिर भी वो नहीं करता था।
लेकिन उसे मिलना था, इसी वजह से वो आया। साथ में कुछ पुरानी स्क्रिप्चर्स को, चाइनीज स्क्रिप्चर्स और चाइनीज सामानों को बाहर देशों में सप्लाई वगैरह करना, ये सारे काम वो करता था। तो इसी से सिलसिले में वो आया था मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे उसके डैड इन दोनों का इंट्रो करा के, आई मीन उस लड़की के फादर इन दोनों का इंट्रो करा के वहाँ से निकल गए थे। और वो लड़की जो थी पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखी हुई थी, और उसने खाने पीने वाले सामानों में ना ऐसे नशा का सामान मिलाया हुआ था, एंड देन पीने वाले कॉफ़ी में उसने ड्रग्स मिला दिया हुआ था ताकि इसकी बॉडी हीटअप हो जाए, एंड देन वो नाइट स्पेंड कर सके। जब नाइट स्पेंड करेगी तो वो कह सकती थी कि ये बच्चा उसका हर ज़बरदस्ती शादी कर सकती थी। हालांकि उसने इस बच्चा को इसलिए रखा था कि वो लान वांगजी से शादी कर सके। ये सारे प्लान थे। लान वांगजी को इसके बारे में सब कुछ पता था ऑलरेडी, क्योंकि वो खुद एक माफिया है, तो उसे पता कैसे नहीं होगा, उसे सब कुछ पता था। और ये सारी बातें वो सोच रहा था कि कैसे वो पिया। उसके बाद ये लड़की उसे अपने बेडरूम में ले करके आई, और फिर मतलब उसने होटल में बुलाया हुआ था, वो उसके कपड़े को उतारने लगी, एंड देन अभी वांगजी इसके सर को फोड़ रहा है, क्योंकि लान वांगजी उसी समय बेहोश हो चुका था वो। और ये जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने का ट्राई कर रही थी, तो जो उसके बॉडीगार्ड थे उसने उसको बांध के रखा हुआ था। और जब सुबह होश आया वांगजी को, तब इसका क्रियाक्रम समाप्त कर दिया लान वांगजी ने। और अभी वो ये सारी बातों को सोच रहा था। लॉन्ग शावर लेने के बाद वांगजी बाहर आता है, और फिर अपने लिए जो कोट उसने मंगवाया हुआ था उसे वेयर करता है, और अपनी कार में आके बैठ जाता है। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, ऐसा मानो कि बाढ़ आ जाए पूरे चाइना में, उस शहर में ही। वो उसके कार के ऊपर वाइपर्स ऐसे दौड़ रहे थे और शीशे को साफ कर रहे थे। सामने वाले व्यू क्लियर नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। तभी अचानक से एक शख्स बीच सड़क पे वांगजी को कार को रोक देता है। वांगजी जब देखता है कि इसकी कार अचानक से रुक गई है, तो ड्राइवर से कहती है व्हाट्स अ मैटर। वो ड्राइवर कहता है सर, एक लड़का है आगे के ड्रॉर को नॉक कर रहा है। तभी वो देखता है कि वही लड़का उस कार को पीछे जाने के लिए कह रहा है। लान वांगजी कहता है क्या प्रॉब्लम हो गई, विंडो क्यों नीचे करके पूछो क्या बात है। वही ड्राइवर वो विंडो नीचे करता है तो वो लड़का कहता है सर, आपके कार के नीचे एक कुत्ते का बच्चा चला गया है, प्लीज़ आप थोड़ा कार को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, मैं निकाल लूँगा। वो ड्राइवर पीछे लान वांगजी को कहता है सर, हमारे कार के नीचे एक कुत्ते का बच्चा चला गया है और वो कह रहा है हमें रोकने के लिए। तो लान वांगजी कहता है व्हाट रबिश, क्या मजाक है ये, हाँ मुझे जाना है, तुम्हें पता है ना, चलो यहाँ से। तभी जो हमारा वो लड़का विंग है और कोई भी नहीं, वो आता है वांगजी की तरफ, उसके डोर को ऐसे क्लीन करता है, और क्लीन करने के साथ ही वांगजी की तरफ का शीशा पे वो नॉक करता है। वांगजी जो ड्राइवर से बात कर रहा था, अभी वो देखता है कि कौन डोर को नॉक कर रहा है, वो उस तरफ देखता है और विंग को देखकर बस देखता ही रह जाता है। विंग जिसकी आईज, नोज, लिप्स, वो सभी चीज़ों को देखकर एकदम उसमें मेस्मराइज होता चला गया था। वो भूल गया था कि उसे रिप्लाई देना है या फिर डोर को ओपन करना है। बहुत देर तक जब विंग डोर नॉक कर रहा था, तब वांगजी जाके होश में आता है और कहता है कार में क्या अम्ब्रेला है। ड्राइवर शॉक, क्या कहा सर ने, अम्ब्रेला। वो कहता जी सर है। फिर वो आगे वाले सीट से छोटा सा अम्ब्रेला निकाल करके वांगजी को देता है। वांगजी दूसरी साइड से कार ओपन करके और अम्ब्रेला लेकर के बाहर आता है। विंग जो कि पानी में पूरा भीग चुका था, वो कहता है उस तरफ आते हुए सर आपके कार के नीचे कुत्ते का बच्चा चला गया है, मुझे उसे निकालना है सर प्लीज़। तो वांगजी कहता है ठीक है। इतना बोल करके वो वहीं पे खड़ा था। विंग चारों तरफ से मशक्कत कर रहा था उस बच्चे को निकालने की। 20 मिनट की मशक्कत करने के बाद वो कुत्ते के बच्चों को फाइनली निकाल लेता है, और अपने गोद में लेते हुए विंग वांगजी को देखते हुए कहता है सर थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात रखी और आई एम सॉरी कि मैंने आपका टाइम बर्बाद कर दिया। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता है और कहता ठीक है। जितनी देर विंग उस कुत्ते के बच्चे को निकाल रहा था और उसको निकालने का ट्राई कर रहा था, उतना देर खड़ा होकर वांगजी ओनली फॉर विंग को घूरे जा रहा था। उसके जाने के बाद वो वापस से कार में बैठता है और कहता है चलो। उसके बाद वो
उस खिड़की और जो शीशा रहता है ना आगे ड्राइवर के साइड से, उस शीशे में विंग को वो देखता जा रहा था जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। और देख कर कहता है, कौन हो तुम और क्या हो? तुम्हें देखकर मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? और ये सोच कर वो चुपचाप से वापस से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। वहीं विंग उसे बचाने के बाद कहता है, हाँ, पपी, अगर तुम मर जाते तो क्या होता? हाँ, तुम्हारी माँ कितनी परेशान होती ना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास छोड़ आता हूँ, उससे पहले तुम्हारे बोन्स के ऊपर हमें दवाई अप्लाई करनी होगी, वरना तुम्हारा खैर नहीं। फिर विंग एक पेट शॉप में लेके आता है उस कुत्ते को, बच्चे को, जो कि स्ट्रीट डॉग था। उस कुत्ते को इलाज करवाता है एंड देन जहाँ उसकी माँ रहा करती थी वहाँ ले जाकर के इस कुत्ते को, बच्चों को छोड़ देता है। उसके बाद उसके लिए खाना और पानी रख करके वहाँ से वो निकल आता है और कहता है, हाँ, फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया पपी। और खुद को शाबाशी देता हुआ घर आता है। घर आने के बाद उसके मॉम डैड जो सभी सामानों को एडजस्ट करने में लगे हुए थे, ये देख करके उसकी माँ मैडम यू मुंह बनाते हुए आती और कहती है, विंग, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, या फिर तुम अभी फिर से किसी कुत्ते बिल्ली को रेस्क्यू करके आ रहे हो? तो वो अपने सूज को उतारते हुए कहता है, मॉम, आपको कैसे पता? आपके पीछे भी आई है क्या? हाँ, सच में? बताओ मुझे किधर है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऐसे कर रही थी। तो उसकी मॉम ऐसे हिट करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है? हाँ, और हम यहाँ आए हैं ताकि हम उसका बड़े से हॉस्पिटल में इलाज करा सके। तुम जानते हो ना हम वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं। तो मॉम कहता, हाँ मॉम, पर वहाँ की वादियाँ कितनी खूबसूरत है, आपको पता है ना, मुझे पहाड़ी जगह अच्छा लगता है। आप अपना घर छोड़ के, हम लोगों का घर छोड़ के यहाँ क्यों शिफ्ट हुए मॉम? मुझे शहर बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे ओनली फॉर कार 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 कार, बड़ी बड़ी इमारतें, इसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है मॉम। मुझे घर जाना है वापस। हम चॉन्चिंग कब चलेंगे मॉम? तो मैडम यूँ कहती है, रीन, जब तुम्हारी सीजीए का डिलीवरी हो जाएगा तब, ठीक है ना? और तब तक हम यहीं रहने वाले हैं और तुम दोनों भाई यहीं पे पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है? विंग मुंह बनाता हुआ कहता, कुछ भी, कुछ भी। तो आचेंग आता है और विंग को ऐसे हिट करते हुए कहता है, क्या कुछ भी? हाँ, वैसे तुम कहाँ गए थे? हाँ। तो विंग कहता है, कहीं नहीं, मैं तो गया था किसी की हेल्प करने के लिए। तो आचेंग कहता है, हाँ पक्का वो कुत्ते या बिल्ली का बच्चा ही होगा, तुम तो इंसानों की हेल्प करने से रहे। हाँ, चलो भी, आप चलो हेल्प करते हैं मॉम को। ऐसा बोल करके दोनों भाई लग जाते हैं। और जो यानली थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और सभी चीज़ों को होते हुए देख रही थी। वो घर बड़ा घर तो नहीं था ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ठीक ठाक था, उन लोगों के रहने लायक घर था और वो लोग उस घर में सारे सामान को शिफ्ट कर रहे थे। वांग जी जो कि मीटिंग अटेंड करने के बाद लगभग वो शाम के वक्त अपने घर पहुंचा था। जब घर आता है तो देखता है कि पूरा घर ऐसे डूबा हुआ है अंधेरे में। जब वो आता है तो देखता है कि उसके गगा ऐसे लाइट्स ऑफ करके बैठे हुए हैं और आते ही कहते हैं, वांग जी, आज तुम फिर लेट हो। वांग जी कहता है, गगा, आई एम सॉरी, पर मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी थी। सीजन उसके पास आते हुए कहते हैं, वांग जी, मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो, शुक्र मनाओ। अंकल को अगर पता चला तो क्या होगा? तो वांग जी कहता है, गगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जिसने भी मेरे मॉम डैड को मारा है और साथ में आंट को, लैंड किरण की वाइफ को, मैं उसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ गगा, और मैं उन सब से बदला जरूर लेके रहूँगा, भले ही उसके बाद अंकल मुझे इस घर से बाहर ही क्यों ना निकाल दे। इतना बोलकर वांग जी अपने कमरे में जा रहा होता है तो लैंस चंद कहते हैं, वांग जी, कम से कम मेरे साथ खाना तो खा लो। वांग जी जो ऊपर जा रहा था वो रुक जाता है। उसके बाद दोनों भाई बैठ के खाना खाते हैं। वो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम चुप सन्नाटा और कुछ भी नहीं, बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और चम्मच की। दोनों भाई खा चुकने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वांग जी साबर उबर लेके आके जब बेड पे लेटा हुआ था तो रह रहे कि उसे ना विंग का चेहरा याद आ रहा था, कैसे वो कुत्ते को बच्चों को निकालने के लिए मशक्कत कर रहा था, वो सभी थिंग्स वो सब याद कर रहा था। तो वो कॉल लगाता है जियांग चेंग को। जियांग चेंग जो कि उसका राइट हैंड था और सोयांग उसका लेफ्ट हैंड था। तो वो जियांग चेंग को कॉल लगाकर कहता है, मुझे एक लड़के के बारे में पता करना है। तो जियांग चेंग कहता है, ठीक है, बताओ मुझे। अब उसे खुद नहीं पता कि वांग जी उसके भाई के बारे में बोल रहा है। तो कहता है, नेक्स्ट टाइम जब वो मुझे मिलेगा तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना? तो जियांग चेंग कहता है, कौन है वो?
जिसके बारे में तुम ढूंढने के लिए कह रहे हो। हाँ वांग जी। तो वांग जी कहता है पता नहीं कौन है वो, लेकिन बहुत क्यूट और स्वीट था। इतना बोल कर वो फ़ोन कट कर देता है और विंग को देखने लगता है, इमेजिन करने लगता है। वो विंग को सोचकर ही इतना ज़्यादा अराउज्ड हो रहा था कि वो उसके हाथ अनजाने में ही अपने पैंट्स के अंदर चले गए थे और वो खुद को ही मास्टरबेट करा रहा था। जब वो खुद को सेटिस्फाइड करा लेता है तो वापस से कहता है क्या हो तुम। आज तक बहुत सारी लड़कियां मेरे पास मेरे बेड तक आने के लिए अपनी जान गंवा चुकी है, लेकिन अब मैं सिंसियरली चाहता हूँ कि तुम मेरे बेड पे मेरे बेड बॉमर बनो और साथ में मेरा बियॉन्ड पार्टनर भी। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है और मुझे समझ आ गया है कि ये ओनली फॉर लाइक या फिर अट्रैक्शन अफेक्शन नहीं है, इससे बढ़कर है। अब तो मुझे तुम हर हालत में चाहिए, चाहे जो हो जाए। इतना बोल करके वो अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए थे और उस दिन के बाद से अभी तक विंग वांग जी को दिखा नहीं था। वांग जी हर जगह उसे ढूंढता, यहाँ तक कि उस रास्ते से वो दोबारा गुजरता। एक बार तो दिन में जाता ही जाता ताकि वो विंग को ढूंढ सके, लेकिन विंग उसे कभी नहीं मिलता क्योंकि विंग का अपना खुद का शेड्यूल था। वो सो के उठता था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई लिखाई करता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था और रात को घर आता था। उसके पास उतना टाइम रहता ही नहीं था कि वो उससे मिले। और आज भी बारिश हो रही थी, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वांग जी जब बादल को गरजते देखता है तो पता नहीं क्यों वो कहता है सुयांग से और जियांगचेंग से, जियांगचेंग मैं जाना चाहता हूँ, बाकी का काम तुम देख लेना। दोनों एक दूसरे को ऐसे मुफाक किए देखते और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में। हाँ तो वो कहता है मैं बस जा रहा हूँ, मुझे जाना है। इतना बोलकर वो वहाँ से निकलता है और अपने ड्राइवर को बोलता है उसी रास्ते से चलने के लिए जिस रास्ते पे उसे विंग मिला था। ड्राइवर को भी पता नहीं चल रहा था आखिर सर को हुआ क्या है। दिन में रोज एक बार उस रास्ते पे जाने के लिए बोलते हैं और अभी इतनी बारिश हो रही है, क्यों जाने को बोल रहे हैं। पर वांग जी पता नहीं क्यों वो डिटरमाइंड था और वो जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि उसे लाइब्रेरी जाना था और वो दूसरी लाइब्रेरी जाने वाले था जहाँ पे लोग पासेस देते हैं ना और पैसे देकर मेंबरशिप्स लेते हैं, ऐसी वाली लाइब्रेरी जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे कुछ और उसे लेक्चर से संबंधित बुक्स को लेना था और अपने सब्जेक्ट से रिगार्डेड भी, इसलिए वो जा रहा था। और वो जब जा रहा था ऐसे भागते हुए जा रहा था, सभी लोग भाग रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था। जैसे भी जैसे लोग आ रहे थे जा रहे थे, ऑफिस से कहीं से भी लोग आ रहे थे जा रहे थे, भाग रहे थे। विंग भी एक स्ट्रीट के किनारे जो कि बस स्टैंड था वहाँ पे खड़ा था एंड देन बारिश को रुकने का वेट कर रहा था क्योंकि रुकेगा तभी तो वो कहीं जाएगा ना। वांग जी जो कि उसी रास्ते से जा रहा था, उसे वांग जी विंग को देख लेता है और उसकी कार कहता है कि यहीं पे लगा दो। वो वहाँ से विंग को बस ओनली फॉर देख रहा था। विंग जो कि बारिश के ख़त्म होने का वेट कर रहा था और कब ख़त्म हो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद 15-20 मिनट हो जाते हैं और बारिश अभी भी हो ही रही थी। वांग जी कंटिन्यूअसली अपनी कार में बैठे ही विंग को देख रहा था। ड्राइवर का तो सर घूम रहा था, आखिर सर उस लड़कों को देख क्यों रहे हैं। ये लड़का तो वही है ना जो उस दिन अपने कुत्ते को बच्चों को बचाने आया था और इन लोगों को लग रहा है कि वो कुत्ता विंग का था। इसी वजह से वो ड्राइवर अपना सर खुजा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांगचेंग ड्राइवर को कॉल करता है। ड्राइवर कॉल पिक नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो कॉल उठाता तो उसकी सामत आती ना। तो जियांगचेंग मैसेज करता है तो वो मैसेज का रिप्लाई देते हुए कह देता है कि सर हम अभी स्ट्रीट के किनारे हैं और सर अभी कार में ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। तो जियांगचेंग थोड़ा निश्चिंत था क्योंकि वांग जी एक माफिया है और उसके ऊपर कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, इसी वजह से लोग चौकन्ने रहते हैं। और अभी जस्ट उसने एक मंत्री को बेटी को टपकाया है कुछ दिन पहले, तब तो उसके लिए लेकर के और चौकन्ना होना बनता ही है। अब बारिश लगभग छूटने को आई थी। विंग थोड़ा बाहर आता है और बस का इंतजार करता है पर बस उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर वो स्ट्रीट किनारे एक कार लगा देखता है तो कहता है मुझे लगता है उसी कार से हेल्प लेनी पड़ेगी, अब तो बस आने से ना रही। ये सोच करके और वो वांगजी वाली कार के पास आता है और उस कार को ऐसे वाइप करता है। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो ही रही थी। वो उसे वाइप करता है। जब वो वाइप करता है तो अंदर उसे कुछ नहीं दिखता क्योंकि शीशा बाहर से अंदर से देख सकते थे, बाहर से नहीं दिख रहा था। तो वो उसको ना ऐसे वापस से नॉक करता है तो वांग जी उस शीशे को नीचे करता है। विंग उस शख्स को देखकर कहता है सर आप।
तो वांग जी कहता है मैं, क्या तुम्हें कहीं जाना है? तो विंग कहता है नो नो सर थैंक यू, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वांग जी कहता है मैं छोड़ देता हूँ, बताओ मुझे। विंग कहता है सर मुझे वो पास वाली लाइब्रेरी जाना है, क्या मैं जा सकता? इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी डोर ओपन कर देता है। विंग थोड़ा झिझक रहा था बट उसमें आके बैठ जाता है और वो बहुत गीला हो चुका था। वांग जी अपने हाथ से अपनी पॉकेट से हैंकी निकालते हुए विंग को देता है और कहता ये लो। विंग कहता है थैंक यू सर, वैसे मैं देख रहा था ये कार यहाँ पे बहुत देर से, आप यहाँ पे बहुत देर से थे ना सर? तो वांग जी कहता मैं किसी से मिलने आया था बट वो अभी तक नहीं आया, इसीलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ एंड वापस मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। विंग कहता थैंक यू सर, इतना बोल करके वो फिर वो ड्राइवर को बोलता है उस लाइब्रेरी की तरफ लेने के लिए। वांग जी विंग को देख रहा था, वो भी सामने वाले जो मिरर होते हैं ना, ड्राइवर के पास वाले मिरर, वहाँ से उस शीशे में वो देख रहा था, क्योंकि अगर ऐसे देखता तो विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता, इसी वजह से उसमें वो विंग को लगातार घूरे जा रहा था। विंग को लग रहा था कि कोई उसको घूर के देख रहा है बट उसे पता नहीं चल रहा था क्योंकि वांग जी सामने देख रहा था और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो रहा था बट उसे लाइब्रेरी जाना भी था और अभी बस आई भी नहीं थी, इसी वजह से वो लिफ्ट लेके चला आया था। वहाँ उतरने के बाद वो विंग वांग जी को थैंक यू बोलता है एंड देन अंदर चला जाता है। वांग जी कहता है तो तुम यहाँ भी आते हो, अच्छा है। वैसे मैंने तो इसका नाम नहीं पूछा। जब विंग जा रहा था तो कहता है सुनो, विंग जा रहा था तो पलटते हुए कहता है जी सर। तो वांग जी दोबारा से उसे ऐसे पास आने का इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाता है। विंग उसके पास आते हुए कहता है यस सर। तो वांग जी कहता है तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। विंग कहता ओह सर माय नेम इज बी वुसियान, मैं यहाँ पे नया शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे डैड का नाम जियांग फैमियान है। इतना बोल करके विंग वहाँ से ग्रीट करता हुआ चला जाता है। जाने के बाद वांग जी कहता ठीक, वी वुसियान और डैड का नाम जियांग फैमियान। इतना बोल करके वो कहता है कंपनी लो गाड़ी को। वांग जी वापस कंपनी आ चुका था और उसके चेहरे पे एक स्माइल था, अजीब सा स्माइल। बेवजह वो हंसे जा रहा था बार बार क्योंकि वो विंग को कंटिन्यूअसली देख रहा था और पागलों की तरह भी दांत फाड़ रहा था। जब वो अंदर आता है तो बहुत खुश था, पहली बार सभी लोग उसे इस तरह से ऐसे हैप्पी देख रहे थे क्योंकि उसका एक्सप्रेशन हमेशा कोल्ड और ठंडा बना रहता था तो लोग डर जाते थे, लेकिन अभी वाले एक्सप्रेशन को देख के कहा नहीं जा सकता था कि हाँ वो डर जाएंगे। वांग जी भी नॉर्मल जेंटल इंसान लग रहा था वो, तो वो अंदर जब आता है तो सभी लोग तो ऐसे चौंक ही रहे थे। सुयांग उसके लिए कॉफ़ी लेके आ रहा था तो जब देखते हैं तो एक जो सेक्रेटरी थी उसकी, और उसके लिए बहुत सारे सेक्रेटरी थे और काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सभी। तो मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों आते हुए कहता है सर सर सर, आपको पता है बॉस अभी स्माइल कर रहे थे, सच में कुछ हुआ है क्या? क्या क्या उनकी वो किसी को डेट कर रहे हैं? मतलब बहुत तरह की बातें वो दोनों से कर रहे थे। सुयांग कहता है ऐसा क्या? फिर वो मिस्टर हान से कहते हैं मिस्टर हान क्या आपको कुछ पता है? मिस्टर हान कहता है हाँ, जैसा कि आपकी तरह मुझे भी वो लेके नहीं गए हैं तो मुझे कैसे पता होगा, वैसे सर अंदर गए हैं, चलिए चलते हैं। अंदर जियांग चेंग, मिस्टर हान और सुयांग तीनों थे। वांग जी विंडो की तरफ मुड़ा हुआ था और विंडो पे नाम लिख रहा था वी वुसियान वी वुसियान वी वुसियान, पागलों की तरह स्माइल कर रहा था। जियांग चिंग आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है वांग जी मुझे बताओगे तुम इतने ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? वांग जी उसकी ओर पलटते हुए कहता मुझे उसका नाम पता चल गया। तो जियांग चिंग कहता ओ अच्छा क्या नाम है उसका? तो वांग जी कहता उसका नाम वी वुसियान है। तो जियांग चिंग कहता क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है दोबारा से, मैंने कहा उसका नाम वी वुसियान है। तो जियांग चिंग मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम विंग की बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता है नहीं विंग नहीं, वो वी वुसियान। तो जियांग चिंग आता है और एक पंच उसको लगाने वाला होता है, फिर अपने हाथ को वो ऐसे ही रखे हुआ था क्योंकि वो सोच रहा था कि वांग जी को मारेगा वो, बट कुछ नहीं कहता। कहता है वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो? वो मेरा भाई है और तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? सच में? तो वांग जी कहता है ओ तो वो तुम्हारा भाई है, मतलब मैं उसे देख सकता हूँ? जियांग चिंग मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे भाई से, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जियांग चिंग उसे धक्का देते हुए कहता है वांग जी तुम्हें पता है ना हम लोग अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, अगर हमारी लाइफ में कोई आता भी है तो तो
तुम चाहते हो कि मेरा भाई पूरी लाइफ अकेले रहे और कष्ट में बिताए? बिल्कुल भी नहीं। हमने बहुत नाजों से पाला है उसे, हमारे घर का सबसे छोटा लड़का है वो, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे जाने के बाद अकेले पूरी लाइफ बिताए। इतना बोलकर जियांग वहां से जा रहा था, जियांग से। तो वांग जी कहता है, जियांग चिंग ठहरो, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ 4 दिन की है, मेरे आगे पीछे दुश्मन घूमते रहते हैं, पर तुम्हें भी पता है और बाकी सबको भी, मैंने आज तक कभी भी किसी को गलत निगाहों से उठा करके नहीं देखा है, ना ही कभी भी किसी को गलत इंटेंशन के साथ में टच किया है। तुम्हें सब पता है ना, और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए कैपेबल हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ की कोई रिस्क नहीं है, बट मैं तुम्हारे हाँ के लिए वेट करूँगा और तब तक मैं तुम्हें मनाता रहूँगा। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुयांग, सबको कॉफ़ी दो, और अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, हमें अपने काम की वर्क से रिलेटेबल बात करनी है। इतना बोलकर वो लोग सभी कॉफ़ी लेते हैं। एंड देन वांग जी फिर से उन लोगों को अपने प्लान्स वगैरह बता रहा था और वो लोग उसी पे बात कर रहे थे। जियांग जिंग थोड़ा मुंह फफ किए हुए था, वो बहुत शॉकिंग स्टेज में चला गया था और वांग जी समझ पा रहा था, लेकिन वांग जी ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर डाला था और वो बात कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिंग लाइब्रेरी में पढ़ाई खत्म करने के बाद घर लौटता है, और घर लौटने के बाद वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था तो जियांग से आते ही उसको ऐसे वो जब खा रहा था तभी उसके चम्मच को ऐसे रखते हुए कहता है, रिंग, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? रिंग कहता है, नहीं गग्गा, मैं किसी को पसंद नहीं करता। जियांग से गुस्से वाले टोन में वापस से पूछता है, रिंग, मैं पूछ रहा कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? रिंग दोबारा से कहता है, गग्गा, मैं किसी को नहीं पसंद करता, और अपनी 3 उंगली से हुए कहता है, आई स्वेयर गग्गा, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। अगर मैं करता होता तो मैं सबसे पहले सिचियो को बताता, मॉम को बताता, और आपको भी बता ही देता मैं, पर मैं किसी को नहीं करता। जियांग वापस से कहता है, क्या तुम लान वांग जी को जानते हो? विंग कहता है, कौन लान वांग जी गग्गा? मैं किसी लान वांग जी को नहीं जानता। तो जियांग समझ गया था कि विंग नहीं जानता है और वांग जी उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जानता है और मिला है शायद से इसी वजह से। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर कोई तुम्हें अप्रोच करे तो प्लीज़ दूर रहना। इतना बोल करके जियांग अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैडम यू उसके पास आते हुए कहती है, आछेंग, क्या बात है, तुम इस तरह से बाबू पे क्यों चिल्ला रहे थे? आछेंग कहता है, मॉम, कुछ भी नहीं, सब ठीक है, अब जाइए। इतना बोल करके जियांग अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। इसकी मॉम को पता नहीं है कि जियांग कौन सा काम करता है, उसे इतना पता है कि जियांग किसी बड़ी कंपनी में काम करता है और सभी लोग झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। खाली पर सीचन को पता है कि वांग जी क्या है, बाकी सबके लिए वो एक बिजनेसमैन है, बाकी लेकिन सच में वो अंडरवर्ल्ड का खुद का डॉन बना हुआ है वो। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जिसे आज नाइट मिशन पे निकलना था, क्योंकि जब से उसने उस मंत्री को बेटी को मारा है तब से उसके आदमी पागल कुत्ते की तरह वांग जी को जान से मारने के लिए लगे भिड़े हुए हैं, और आज उसे एक डील क्रैक भी करना था, तो उसकी जान को ऐसे भी खतरा था। इसी वजह से वो जियांग को मैसेज करता है। जियांग रेडी होकर के जा रहा था तो उसकी मॉम आते हुए कहती है, आचेंग, कम से कम खाना तो एक टाइम का घर पे खा लिया करो बेटा, हम सब भी तुम्हारी फैमिली ही है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए ही इतना सब कुछ करते हो, पर क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? जियांग उसको तो ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था विंग की वजह से, पर फिर भी वो रुक जाता और कहता है, माँ आप ही खिला दीजिए जल्दी जल्दी। उसकी मॉम जल्दी जल्दी से फिर आचेंग को खिलाना शुरू करती है। आचेंग 5 मिनट में खाने के बाद कहता है, मॉम हो गया, मुझे जाना होगा और आप लोग सो जाइएगा, और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ और मैं आवाज़ ना दूँ तब तक आप लोग कुछ भी हो जाए डोर नहीं ओपन करेंगे मॉम। उसकी मॉम कहती है, क्या कुछ हुआ है आचेंग? आचेंग कहता है, नहीं मॉम प्लीज़। इतना बोल करके आचेंग वहाँ से चला जाता है। जब वो डील क्रैक करने आया था तो वो सभी रसियन लोग थे। वांग जी उससे बात कर रहा था और वो जो आदमी था वो ऐसे तो मान गया था वांग जी के साथ काम करने के लिए, लेकिन वो पहले मंत्री से मिला हुआ था, जिस वजह से वो वांग जी को मारने की सुपारी भी लिया हुआ था। आई मीन कि वो डील भी क्रैक करेगा झूठ मूठ का और साथ में वांग जी को टपका देगा। ये सोच करके वो जैसे ही अपना गन निकालने वाला होता है, वांग जी को उसके एक्शन से पता चल गया था और उसे ऐसे भी पता था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। वांग जी जो कि अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करता है, वो तो हर हमेशा चौकन्ना रहता है। वो जैसे ही गन निकाल के वांग जी को ऐसे शूट करने वाला था, वांग जी फटाक से उसके फोरहेड पे ऐसे ढाई 2 बुलेट ठोक देता है, जिसके बाद वो वहीं ढेर
मर जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब चौकन्ने हो गए थे और दोनों दल में वांग जी के गुट में और उन लोगों के बीच में ऐसे फायरिंग शुरू हो चुकी थी। वांग जी और वो सभी फायर बैक करते हुए वहाँ से निकल के बाहर आ रहे थे। आते आते जो सुयांग था उसके पैर में लग गई थी और आचिंग को एक बुलेट छू के निकल गई थी। वांग जी को भी एक बुलेट लगी थी और वो भी छू के ही निकली थी। उन लोगों को ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं हुआ था। वांग जी के एक बॉडीगार्ड की डेथ हो गई थी जो जल्दी जैसे ही बाहर आता है जियांगशेन कार में बैठता है। बुलेट लगने के बावजूद भी वो कार को वहाँ से भगाता है एंड देन जल्दी जल्दी करके अपने पेंट हाउस आ जाता है। वो लोग वहाँ आने के बाद उन लोगों ने खुद से ही वो बुलेट्स को निकाला एंड देन सबको घाव को क्लीन किया। सुयांग के पैरों पे बैंडेज भी कर दिया क्योंकि ये सारे काम इन लोगों को बखूबी आते हैं क्योंकि इमरजेंसी पड़े उस समय कोई डॉक्टर हमें नहीं मिलता है, जिस वजह से अपना ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है। जियांगशेन ये सब करने के बाद उसको वैसे भी बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो वांग जी के पास आते हुए कहता है, वांग जी आज देखा ना तुमने कैसे कैसे वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि तुम मेरे भाई को अप्रोच करो। हाँ, मेरा भाई तो तुम्हें जानता तक नहीं है। वांग जी कहता है, अच्छा मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, पर मैं भी तो गलत नहीं हूँ। मुझे वो पसंद आ गया है और मैंने कहा था ना कि जब तक तुम खुद हाँ नहीं कहोगे मैं उसे शादी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। इतना बोल करके वो लोग वहीं पे रात बिताते हैं। सुबह के टाइम में जियांगशेन कहता है, मैं तुम सबके लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। तो वांग जी कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ रेस्ट करो, ठीक है। जियांगशेन चला गया था, सुयांग भी वहीं था। सुयांग को थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत थी क्योंकि उसके पैर में बुलेट लगी थी। हालांकि बुलेट निकाल दी गई थी बट फिर भी उसे रेस्ट तो करना होगा ना, तो वो रेस्ट कर रहा था। ऐसे करते हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। जो वांग जी था जब भी बारिश होता था वो विंग से मिलने के लिए आता था क्योंकि उसे पता है हो ना हो वो विंग से बारिश में ज़रूर मिलेगा। पता नहीं क्यों लेकिन उसे लगता था कि वो विंग को बारिश में देख सकता है और ऐसे कोई ना कोई कोइंसिडेंस बन जाते थे जब विंग उसे बारिश में दिख ही जाता था। इसी तरह से आज भी बारिश हो रही थी बहुत जोरों की और विंग, ऐसा नहीं था कि विंग नोटिस नहीं करता था, विंग भी नोटिस करता था बट वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। आज भी बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और विंग एक कैफ़े में बैठा हुआ था और वो बाहर के नज़ारों को देख रहा था। वांग जी जो कि एक फ्लावर शॉप में उतरा था फ्लावर खरीदने के लिए क्योंकि वो विंग को देना चाहता था, पता नहीं क्यों लेकिन अब वो हिम्मत करना चाहता था, इसी वजह से वो उतरा हुआ था और फ्लावर लेने के लिए जाने वाला था। वहाँ पे एक उसे कुत्ते का बच्चा मिला। जब उसे वो कुत्ते के बच्चे को देखता है तो उसे विंग की याद आती है, किस तरह से विंग ने उस कुत्ते को बच्चे को बचाया हुआ था। वो उसका ऐसे पाट पाट कर रहा था, तभी उसकी निगाहें सामने वाले कैफ़े में जाती हैं जहाँ विंग बैठा हुआ था और कॉफ़ी पी रहा था। वो फ्लावर्स लेता है और उसी कैफ़े की ओर आ जाता है। बारिश होने की वजह से फॉग बन गया था और विंग बाहर जो शख्स खड़ा था उसे ठीक से देख नहीं पाया था। वांग जी 10 मिनट तक उसे घूरता है और अंदर जाने के बारे में सोचता है। तभी उसका फ़ोन बज जाता है और वो उसे वापस से मजबूरी में घर आना पड़ता है क्योंकि सुयांग को जो चोट लगी थी जिस वजह से वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था और फिर से हादसा हुआ था जब ये लोग लैंड डीलिंग करने के लिए गए थे। वहाँ पे सुयांग के पैर में ओनली फॉर चोट लग गया था, जिस पैर में बुलेट लगी थी उसी पैर में, और कुछ ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था, जिस वजह से वो लोग सुयांग को हॉस्पिटल शिफ्ट कराए हुए थे। तो अब भी जियांगशेन घर जाने वाला था, इसी वजह से जियांगशेन कॉल कर रहा था वांग जी को ताकि वो आकर के रह सके और उसको देखभाल कर सके क्योंकि कहीं से भी खतरा किधर से भी आ सकता था। ये सोचकर उसने वांग जी को कॉल लगाया था। वांग जी कॉल पिक करता और कहता हूँ ठीक है। वो फूलों को देखता है एंड देन वहीं के डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से अपनी कार की ओर आ जाता है। वांग जी एक लुक और देखता है एंड देन अपनी कार में बैठ के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ऐसे करते हुए दिन बीत रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक बार ही वांग जी विंग से मिला होगा बारिश में, जितनी बार भी बारिश होती थी उतनी बार वांग जी विंग से मिलता था, उसे देखता था, लेकिन उसके सामने कभी नहीं आता था। कभी कभी विंग को लगता था कि कोई तो है जो शायद उसे देख रहा है, उस पर नज़र रखे हुए है, उसके आसपास है, पर उसके सामने नहीं आ रहा है। एक तरह से रेन बियॉन्ड एक बॉन्ड के टाइप से उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब जब बारिश होती थी तो विंग का भी दिल ऐसे जोरों से धड़कना शुरू हो जाता था और ना चाहते हुए भी वो
घर से बाहर निकल जाता था। आज ऐसे ही बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और विंग कॉलेज से घर आ रहा था। तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे पे बहुत सारी कारें लगी हुई हैं और वो जब देखता है तो कहता है, मेरे घर पे इतनी सारी कार, क्या गवा के कोई आए हैं क्या? इतना सोचकर जब वो घर आता है तो देखता है हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। घर आते हुए कहता है, मॉम, सीजिए, गगा, कोई आए हैं क्या? तभी वो वहाँ पे देखता है कि वही शख्स जो उसने उस दिन कार में लिफ्ट दी थी, एंड देन कितनी बार उसे कॉफ़ी शॉप में देख चुका है, कभी कभी वो लाइब्रेरी के बाहर भी उसे देख चुका है। तो आते ही कहता है, सर आप यहाँ? वांग जी उसे एक स्माइल देते हुए कहता, मैं यहाँ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? तो जो विंग था वो कहता, हाँ सर, क्यों क्यों नहीं, आप आ क्यों नहीं सकते, आप ज़रूर आ सकते हैं। तो वांग जी कहता है, ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे गगा का बॉस हूँ। तो कहता, क्या सच में आप मेरे गगा के बॉस है? सर आप सच में बहुत हैंडसम है। जियांग चेंग, आप तुम ऊपर जाओ, कपड़े बदलो, फिर आना, ठीक है? तो विंग मुंह बनाते हुए कहता, गगा सच में ना, सर मैं अभी आया, इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ पे यानली के हस्बैंड जिन जुसान भी आते हैं और जब वो लानवांग जी को देखता है तो वो डर गया था क्योंकि उसे पता है कि लानवांग जी कौन है। तो आते कहता है, सर सर आप यहाँ। तो आचेंग ऐसे इशारा करता है कि चुप रहो, मुंह मत खोलना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके घर वाले किसी को पता चले कि वो लोग कौन है और क्या काम करते हैं। तो वो समझ गया था। फिर वो ग्रीट करता है ना, वहाँ बैठ जाता है। विंग भी आता है और वो सभी मिलके खाना खाते हैं। पहली बार था जब विंग ऐसे इतना ज़्यादा बातें करते हुए, सबसे हंसी मजाक करते हुए और सब कुछ करते हुए वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी को खाना तो अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ, वो जिस तरह से विंग को घूर घूर के देख रहा था, जियांग जी को गुस्सा बहुत आ रहा था। तो वो जो था वो वांग जी को ऐसे कोहनी मारते हुए कहता है, घूरना बंद हो गया हो तो खाना भी खा लो, वो मेरा भाई है, कोई ऐसी घूरना बंद करो उसे। और उसको ऐसे बोलता है धीरे से, एंड देन खाने का इशारा करता है। वांग जी खा चुका था। वांग जी वहाँ से चला जाता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम वो उसके घर तक तो आया। जियांग जी ज़्यादा गुस्सा भी नहीं हुआ और विंग उसे जान तो पाया। उसको पता चला कि मेरा नाम वांग जी है और मैं उसके गगा का बॉस हूँ। वो सभी थिंग सोचकर बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। वो अभी भी जियांग के हाँ कहने का वेट कर रहा था। वो अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करता है और चाहता तो वो विंग को ज़बरदस्ती उठा सकता था, लेकिन नहीं, वो प्रॉपर तरीके से उसे अपना बनाना चाहता था। इसी तरह से आज भी बारिश हो रही थी और वांग जी विंग को मिलने के लिए उसके कॉलेज आया था, उसे कॉलेज से पिक करने के लिए। वो अपनी कार में था। वांग जी जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलता है तो एक कार देखता है। वो वहाँ आता है और उस कार के ऊपर हार्ट बनाता है और हार्ट बना करके उस पर अपना नाम लिख देता है आगे से। जैसा कि वांग जी की कार अंदर से बाहर सब देखा जा सकता था और बाहर से अंदर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। इतना बना करके वो स्माइल देता हुआ, फ्लाइंग किस करता हुआ वहाँ से पास कर रहा था। तभी वो डोर ओपन होता है और उसमें से आवाज़ आती है, विंग। विंग जब अपना नाम सुनता है तो वो कहता, मुझे किसने आवाज़ दिया? और वो जब पलट के देखता है उस कार में से वांग जी अपना सर हल्का सा निकाले हुए विंग को आवाज़ लगा रहा था। विंग कहता, सेट, क्या उन्होंने मुझे अभी देखा ये सभी थिंग्स करते हुए? ओ माय गॉड, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? और वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था। उसके पास आते हुए कहता है, सर आई एम सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। वांग जी कहता, अंदर आ जाओ। इतना बोल करके विंग वहाँ आ जाता है, अंदर आ जाता है। विंग वहाँ बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा गीला था। वांग जी अपने ड्राइवर को बोलता है एसी ऑन करने के लिए ताकि कार गर्म हो जाए। उसके साथ ही वो अपना कोट उतारता है एंड देन विंग को दे देता है। विंग पहले झिझक रहा था बट वांग जी कहता है पहन लो। विंग फिर ले लेता है और अपने आप को कवर कर लेता है। उसके बाद कहता है तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विंग उसके राइट साइड में बैठा हुआ था। वो कार चल रही थी। घर जाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगने वाला था क्योंकि विंग वहाँ पे कभी कभी बस से तो कभी साइकिल से और कभी टैक्सी लेके आ जाता था। साथ में वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के बाद घर जाता था। तो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे लग जाते थे और पैदल जाने में तो 2 घंटे लग जाते थे उसे। तो अभी टाइम लगने वाला था। विंग जो कि 15 मिनट बाद ही वो कार गर्म हो गई थी और कोट की वजह से उसे वार्मनेस आ रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था, उसे नींद भी आ रही थी। तो वो बैठे बैठे ही कार में आंखें झपकाने लगता है। उसे नींद आने लगी थी और वो सो रहा था। वांग जी जो कि अपनी ही सीट पे बैठा हुआ था और विंग को नोटिस कर रहा था, जब देखता है कि विंग गिरने वाला है तो अपना हाथ लगा देता है उसके सर पे और वांग जी
उसे बस देख रहा होता है। विंग अपने आप को एडजस्ट करते हुए वांग जी के हैंड पे ही अच्छे से टिक करके सो जाता है। लगभग आधा घंटा तक वो ऐसे ही सोया हुआ था, जब तक कि उसकी एक नींद पूरी ना हो गई हो। जब वो आँख खोलता है तो देखता है कि उसका पूरा फेस वांग जी के हैंड पे है और वांग जी के हैंड में दर्द भी होने लगे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं हटा रहा था। तो वो अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी जो ड्राइवर था वो एक डिवाइडर होते हैं ना सड़क पे, ब्रेकर्स, वो था। तो उसे जैसे ही पार करता है, विंग बोल ही रहता है, आई एम सो सॉरी सर। इतना ही में वो उस ब्रेकर से जाके लगते ही कार सीधे ऐसे, मतलब अगर फुल स्पीड पे हो तो ब्रेकर पे रहने के बाद कैसे कार उछलती है ना, इसी तरह से विंग ऐसे बोल ही रहा था। तभी वो वांगजी के पास आ जाता है और वांगजी के चेस्ट से सीधे हिट करता है। विंग उसकी कोलेजन को प्लस उसके परफ्यूम को, उसकी गर्म बॉडी को जब देखता है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो वांगजी को ऐसे ग्रैब किए हुए था बहुत ऊपर से ही। और वांगजी उसको शॉकिंगली देख रहा था। अचानक ये क्या हुआ? फिर वो कहता है ड्राइवर से, ठीक से कार चलाओ, क्या कर रहे हो? तो ड्राइवर कहता है, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। इतना बोलना हुआ ही था। तो वो कहता ठीक है। उसके बाद विंग हटते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। वांग जी कहता है, मुझे पता है। इतना बोल करके उसके फेस को ऐसे छू रहा था। वांग जी के टच की वजह से एक तो पहले ही उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। जैसे ही वांग जी ने टच किया, विंग पूरा सिहर उठा था और वो अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता और कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? तब तब तक उसका घर भी आ गया था। तो ड्राइवर कार रोक देता है क्योंकि उसे पता है यार, इतनी टाइम से वो उसका फॉलो कर रहा है और अभी 6 महीनों को होने को आए हैं। तो ड्राइवर को सारा चीज़ पता था। वो थैंक यू बोल करके उतर जाता है और अपना कोट उतार कर उसे देने लगता है। तो वांगजी कहता है, रिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो। रिंग कन्फ्यूजनली उसे देख रहा था और कहता है, जी सर। इतना बोल करके वो अंदर आ जाता है। यानी जो कि अब लगभग 7 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उसके टमी ना बहुत ज़्यादा शो हो रहे थे। वो अपनी टमी पे हाथ फेरते हुए आती है और कहती है, रिंग, क्या हुआ है? हाँ। रिंग जो कि साई साई फील कर रहा था, वो कहता है, कुछ भी तो नहीं सीजिए, वो मैं बस, हाँ, इतना बोल के वो जा रहा था। तभी यानी कहती है, रिंग, तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ। तो रिंग कहता है, ये वो मिस्टर लैन उन्होंने दिया है मुझे ये, वो मैं भीग गया था ना तो उन्होंने मुझे कोट दिया। तो यानी कहती है, ओह, तो तुम्हारी खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे वो? यहाँ पे सभी होते हैं पर उनका पूरा ध्यान और फोकस तुम्हारे पे ही रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें आ, पसंद करते हैं, विंग? तो विंग अपनी सीजी की बात सुन करके शर्माते हुए कहता है, सीजिए क्या कुछ भी आप, इतना बोल करके वो शर्माते हुए अपने कमरे में भाग आता है। ऐसे करके कुछ दिन और बीत गए थे और अभी तक बारिश हुआ भी नहीं था। वांग जी अपने काम में लगा हुआ था उस दिन के बाद से, और लगभग 6-7 दिन होने को आए थे। आज बारिश तो होने वाली थी क्योंकि पूरा मौसम काला हो चुका था, अंधेरे से भर चुका था। जहाँ वांग जी अपने ही ऑफिस के बाहर विंडो के पास खड़ा होकर के बाहर के नज़ारे को देखता है। पूरा आसमान काले बादल से भरा हुआ था, बिजली कड़क रही थी, बहुत तेजों का तूफान चल रहा था। वांग जी कहता है, क्या कुछ आज बुरा होने वाला है? तभी उसी बिजली कड़कती हुई बिजली के साथ में बारिश होना शुरू हो गया। वांग जी अपना फ़ोन उठाता है और नीचे आ जाता है। उस वक्त जियांग चेंग नहीं था, सुयांग उसी के साथ गया हुआ था पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो वो दोनों नहीं थे। वो नीचे आता है, उसके ड्राइवर समझ गया था कि हाँ बारिश हो रही है तो जाना ही पड़ेगा। वो कार में बैठा और ड्राइवर कार चलाने लगता है। वो जैसे ही आता है तो देखता है कि सड़क पे भगदड़ मची हुई है और तभी देखता है कि एक लड़का सबसे हेल्प मांग रहा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, प्लीज 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 मेरी हेल्प करो, कोई कोई तो हेल्प करो मेरी, कोई तो हेल्प करो मेरी, कोई तो हेल्प करी मेरी। और ये एक ऐसा डिवाइडर था जो 4 रास्तों को कनेक्ट करती है और वहाँ पे ये हादसा हुआ था। कार पलटी हुई थी और उसमें जो लोग थे वो बहुत फंसे हुए थे बुरी तरीके से और वो लोगों मांग रहा था। तो वांग जी कहता है अपने ड्राइवर से, जाके देखिए अब क्या हो रहा है। वांग जी अभी भी कार में बैठा हुआ था। तभी वो लड़का वहां आता है, उसी कार को ऐसे ठोकते हुए कहता है, मेरी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। वांग जी जब देखता है कि सामने विंग है तो कहता है, विंग? और वो फटाक से कार से बाहर आता है। विंग को संभालते हुए कहता, क्या हुआ है, क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता है, सर सर आप वो वहाँ 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 देखिए ना, वहाँ देखिए ना। विंग उसको खींच के लाता है तो देखता है कि कार
पलटी है और डिवाइडर से जाके लगा हुआ है। ऊपर से उसमें एक लड़की की डेड बॉडी है, साथ में एक लड़का का भी डेड बॉडी है। ब्लड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और रेस्क्यू वाले टीम भी। वो लोग जैसे तैसे करके उस डेड बॉडी को उसे निकालते हैं और दोनों को एम्बुलेंस में डाला जाता है। विंग बदहवास था, उसे एम्बुलेंस में वांगजी जाने नहीं देता और कहता है मेरी कार में बैठो, हम ले चलते हैं तुम्हें। इतना बोल करके विंग को कार में लाता है। विंग अपनी ही जगह पे अस्थिर बैठ नहीं पा रहा था, वो बहुत रो रहा था और कहता है सर 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 ये सब कैसे हो गया सर। सीजी कितनी खुश थी ये, और वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। दोनों को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और विंग बाहर में ऐसे बैठा हुआ था। वांगजी उसको ऐसे अपनी कमर पे होल्ड किए हुए था उसको, और विंग उसको पकड़े हुए था, रो रहा था और बार बार बोल रहा था सीजी प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाइएगा। तब तक वांगजी ने जियांगचंग को कॉल कर दिया हुआ था क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई है। जियांगचंग आ चुका था। जब आता है तो देखता है वांगजी उसको होल्ड करके रखा हुआ है और ओटी रूम के बाहर है। तो जियांगचंग कहता है यहाँ क्या हुआ है वांगजी। वांगजी कहता है विंग को संभालो, पहले विंग को संभालो, तुम्हारी बहन शायद से अंदर है और उसके साथ एक लड़का भी है। जियांगचंग उसे ऐसे पूछता है विंग क्या हुआ है। विंग जियांगचंग को गले लगाते हुए कहता है गगा गगा सीजिए और जिन 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 जिसवान सर दोनों है अंदर, बेबी कुछ होगा तो नहीं। तभी वो ओटी का रूम का दरवाजा ऑफ हो जाता है और डॉक्टर बाहर आते हैं और आते ही कहता है सर आई एम सॉरी टू से बट दिस इज नो मोर। और दोनों में से कोई नहीं बचा, इवन बच्चे की भी डेथ हो चुकी है। इतना सुनना था कि विंग हकारे मार मार के रोना शुरू कर देता और वांगजी भी देख रहा था विंग को रोते हुए। जियांगचंग के भी आंखों में आंसू भर गए थे और वो कहता है ठीक है। जियांगचंग और वांगजी दोनों अंदर जाते हैं क्योंकि जियांगचंग जब जा रहा था तो उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, तो वांगजी उसे सपोर्ट करने के लिए गया था अंदर। ये सब तीनों साथ में काम करते हैं और उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड है ये लोग, तो कैसे नहीं करेंगे भला। वांगजी जियांगचंग को लेकर के उसे संभाले हुए था। एक कंपाउंडर उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटा देता है जिसमें जिन जुसान का फेस पूरा कुचल चुका था और यानली वो ऐसे ही सफ़ेद पड़ी हुई थी और उसका टमी अभी भी फूला हुआ था। बच्चा अंदर ही मर चुका था। ये सब देखते हुए कहता है किसने किया ये। हाँ वांगजी, जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विंग बाहर से खड़ा होकर के ये सुन रहा था, बहुत रो रहा था। वांगजी उसको बाहर लाके बैठाता है। विंग रोते रोते स्टेयर पे भाग आया हुआ था क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसके मॉम डैड भी आ चुके थे। डैड उसकी मॉम को सांत्वना दे रहे थे और जियांगचंग वहाँ पे बैठा हुआ था बुद्ध बन के। वांगजी जब ढूंढता है विंग नहीं है तो एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है उसी का ये सारे स्टेयर पे गए हैं। वांगजी उसके पीछे पीछे आता है। विंग अभी पूरा भींगा हुआ था क्योंकि बारिश होने की वजह से वो भींग चुका था। विंग वहाँ स्टेयर के पास खड़ा था। वांगजी को लगा शायद ये कूद के अपनी जान देने वाला है, तो वांगजी जाते ही कहता है विंग डोंट, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है ना। विंग इस ओर पलटता और कहता है सर मैं अपनी जान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस यहाँ मैं बहुत दुखी हूँ सर। मैंने सुना कि सीजिए की मौत एक्सीडेंट में हुई और इसके पीछे कोई है। मैं नहीं जानता कि क्या है क्या नहीं है सर। मैं बस उतना चाहता हूँ कि वो लोग एक भी जिंदा ना बचे। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप मेरे गगा आपके साथ काम करते हैं ना सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे सीजिए के मर्डर के पीछे अगर कोई है तो प्लीज़ मार डालिए, सबको ख़त्म कर डालिए। और वो ऐसे बिलख बिलख के रो रहा था और वांगजी को कंप्लेन करते हुए कह रहा था। वांगजी भाग करके उसके पास आता और उसको गले लगाते हुए कहता मैं सबको मार डालूंगा विंग, सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। तुम रोना बंद करो प्लीज़ रोना बंद करो। विंग कहता है सर वो कितनी खुश थी, हम कितने खुश थे। छोटा सा बाबा आने वाला था सर। हम कैसे। और वो बहुत रो रहा था। वांगजी जैसे तैसे करके विंग को लेकर के वहीं फर्श पे बैठा हुआ था। वो भी गीला हो चुका था। विंग चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह से रात हो चुकी थी। सभी डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखा जा चुका था उसके पोस्टमार्टम के लिए। जियांगचंग अपने मॉम डैड के साथ था। सुरंग को फोन करके वांगजी बुलाता और कहता है जियांगचंग को और उसके मॉम डैड को लेकर के पेंट हाउस आओ।
जैसे तैसे करके जियांग चैंग और उसके मॉम डैड सभी को लेकर के पेंट हाउस आते हैं। वांग जी विंग को लेकर के वो भी पेंट हाउस आ चुका था। वो देखता है तो अपने मॉम डैड के पास भाग के जाता है और उसे गले लगकर रो रहा था। उसकी मॉम डैड उसे सोबर करा रहे थे। वांग जी कुछ सर्वेंट को मेड को बोल देता है खाना बनाने के लिए, और उसे पता है कि अभी किसी के गले से नीचे खाना नहीं जाएगा, बट फिर भी वो कहता है खाने के लिए। कोई नहीं खाता है और सब गमगीन हुए बैठे थे। वांग जी कहता है जियांग चैंग से, जियांग चैंग होश में आओ, अगर इस सब के पीछे कोई है तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तुम प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को संभालो और काम डाउन करो, ठीक है ना? और अगर तुम ऐसे ही करते रहेगे तो क्या होगा तुम्हारा, तुम्हें पता है? तुम्हारा भाई है वो, और तुम्हें अपनी फैमिली को भी संभालना है, तुम समझ रहे हो डैमेड? जियांग चैंग जो कि बुत बना हुआ था वो नहीं सुन रहा था उसकी बात। तभी वहाँ पे वैंचिंग आती है जो कि उसकी कंप्यूटर हैकर्स है और जितने भी आर्म वगैरह की डिलीवरी उरी होती है तो उन सबका लेखा जोखा रखती है। वो आती है और कहती है सर आपको कुछ रिपोर्ट देनी है, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ के माहौल ही एकदम टेंस्ड भरा हुआ है, और वो जियांग चैंग को लाइक करती थी पर उसने कभी कहा नहीं। वो जियांग चैंग को इस तरह से ऐसे बदहवास होते देखती है तो पहले तो उसको ऐसे अवॉइड करती है ना, उसके मॉम के पास जाती है, कहती है आंट आप ठीक हैं? तो वो सबको देख रही थी, उसे पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन अभी पूछना वो मुनासिब नहीं समझ रही थी। उसकी मॉम को पहले सोप कराती है, फिर उसकी मॉम को उसके कमरे में छोड़ के आती है। उसके डैड को सुयांग भी जैसे तैसे करके मना के अंदर रख के आते हैं। उसके बाद वैंचिंग जियांग चैंग के पास बैठी हुई थी और सोयांग भी। वहीं दूसरी तरफ विंग को वांग जी अपने साथ अपने रूम में ले आया हुआ था और उसके बालों को ऐसे वाइप कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैंचिंग जियांग चैंग से बात करना चाहती थी, इसी वजह से वो सोयांग को कहती है जाओ तुम यहाँ से। सोयांग भी वहाँ से चला आया था अपने रूम में। वैंचिंग उसे कहती है जियांग सर, सब सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलके काम करेंगे और पता लगाएंगे, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। जियांग चैंग पता नहीं क्यों वो वैंचिंग को गले लगा लेता है और उसे ऐसे हक करके रोना शुरू कर देता है। वैंचिंग उसके पास बैठ करके जियांग चैंग को सोब कर रही थी और उसे कंसोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी भी नॉनस्टॉप रोए जा रहा था। उसे जब भी याद आ रहा था वो मंजर, जिस तरह से खून में लथपथ उसकी बहन थी, वो सभी चीज़ों को जब भी वो याद करता और रोना शुरू कर देता। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसे चुप कराए। वो उसके पास बैठ जाता है और उसके कपड़े को खोलने का ट्राई करता है तो विंग कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है विंग मुझे गलत मत समझो, मैं भी तुम्हारे गवा जैसा हूँ, मैं बस तुम्हारे कपड़े को बदल रहा हूँ ताकि तुम्हें सर्दी न लगे, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इतना बोल करके और वो उसके कपड़े को खोलता है ऊपर वाले को और अपना टी शर्ट ला करके उसे पहना देता है, जैसे भी तैसे करके। विंग पहन चुका था, वो पैंट अभी भी वो पहने हुए था। उसके बाद उसे बोलता है लेट जाओ तुम, क्योंकि वो विंग को किसी तरह से एडवांटेज नहीं लेना चाहता था। विंग लेट जाता है। उसके बाल अभी भी गीले थे, लेकिन उसके सर पे उसने टॉवल रखा हुआ था ताकि पिल्लों पे पानी लगने के बाद भी उसे सर्द ना लगे। वो अपने कमरे को टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि विंग जल्दी ही हॉट हो जाए, मतलब गर्म हो जाए, क्योंकि बारिश में भींगा था तो उसे सर्दी और बुखार लग सकता था यार। उसके बाद वांग जी खुद अपने कपड़ों को चेंज करके आता है। तब तक विंग ऐसे ही लेटे हुए रो रहा था। वांग जी आता है और कहता है विंग प्लीज़ रोना बंद करो प्लीज़। विंग वांग जी को हक कर लेता है। वो अभी भी बेड किनारे खड़ा था। उसे हक करते हुए कहता है सर मैं जानता हूँ आप एक माफिया हैं, अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैंने गगा गगा से सुना था, जब आप दोनों बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मार डालिए, उन सबको मार डालिए, बदले में आप चाहे तो मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। और वो बेड की बात कर रहा था। वांग जी विंग को खुद से दूर करते हुए कहता है विंग ये क्या, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? विंग कहता है आई एम सॉरी सर, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मैं कुछ भी नहीं दे सकता आपको, पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि सीजे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। और वो कार जिस तरह से एक्सीडेंट हुई है, मुझे पता नहीं क्यों पर लगता था कि जैसे कोई नजर रखे हुए है। घर के बाहर भी मैंने किसी को देखा था, पर मुझे लगा शायद आप होंगे, क्योंकि
आप हमेशा मुझे देखने के लिए लाइब्रेरी के बाहर, कॉलेज के बाहर या फिर कॉफ़ी शॉप के बाहर आप या फिर फ्लावर शॉप के पास आप आते थे ना सर। वांग जी शॉक। क्या सच में विंग ने ये सब नोटिस किया था? विंग रोते रोते कंटिन्यू करते हुए कहता है, सर मुझे लगा शायद आप है, पर आपका कहीं भी कोई साइन नहीं मिला मुझे। मुझे लगा शायद आपने किसी को भेजा हो, पर पर मुझे ऐसे कोई साइन नहीं मिले सर। और जिस दिन सीजे गई थी उस दिन मैंने किसी को देखा था बाहर, मुझे लगा शायद आप होंगे। और जब मैं आया था तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सीजे को कॉल लगाया, सीजे मुझसे बात कर रही थी सर, वो बात कर रही थी मुझसे। और अचानक से और वो फफक फफक के रोना शुरू कर देता है। वांग जी जो कि बैक उसकी तरफ थी और वो मुड़ा हुआ था, वो उसकी हाथ मुट्ठी एकदम कस गए थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। रिंग अपना टी शर्ट उतार देता है एंड देन वांग जी को आके हक करता है और हक करते हुए कहता है, सर आप चाहे तो आप मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हैं, मैं अपना फीस समझ के ये कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे मिलने आते हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे सर के, मेरे गगा के बॉस है, इसलिए क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप मुझे लाइक करते हैं सर। तो आप, मैं आपका बेड वार्मर बनने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मैं चाहता हूँ कि मेरी जी और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो 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 सभी लोग मर जाए प्लीज। इतना बोल करके उसे बैक से हक कर लेता है। वांगजी ने भी ओनली फॉर नीचे पैंट्स पहना हुआ था और वो अपने टाल से अपने बालों को रैप करते हुए आया था, तभी विंग ने उसे ग्रैब कर लिया था। और अभी जिस तरह से विंग ने दोबारा से उसे पीछे से हक किया था, वांगजी की पूरी बॉडी स्टिफिन हो चुकी थी, एकदम स्टिफिन, और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो विंग के हैंड को छुड़ाते हुए उसकी तरफ मुड़ता है, पर विंग फिर भी उसको आगे से होल्ड कर लेता और कहता है, सर मेरे पास आपको पे करने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मार डालें, उन सबको मार डालें, उन सबके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उसके हाथ पैरों को काट डालें, उसको जान से मार डालें, उसे इतना तड़पाए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी दोबारा ना लौटने का रिग्रेट फील हो। सर प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़ आई बेग यू सर प्लीज़। इतना बोल करके वांगजी को वो रो रहा था। वांगजी कहता है, विंग रोना बंद करो ठीक है ना, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तुम जो कहोगे वही होगा, कोई भी नहीं बचेगा, किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा विंग, मेरी तरफ देखो। फिर उसके फेस को होल्ड करता है और उसके बाद उसकी आंसुओं को वाइप करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके नोज पे, उसके दोनों चिक्स पे, फिर उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है। विंग अभी भी वांगजी को होल्ड किए हुए था और वांगजी ने अभी भी विंग के गालों को होल्ड किए हुए था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो कि आसपास का पूरा माहौल जो गमगीन हो रखा है, अभी उन दोनों के जहन में वो बात आ ही नहीं रही थी। वांगजी धीरे से विंग की ओर बढ़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे सक करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये 2 शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और आएंगे इसके। तो जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये क्लासिकल टाइप से स्टोरी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फनी सीन्स नहीं है, ज़्यादा सैड सीन्स भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा सीन नहीं है, बट इमोशनल और एक कैजुअल सीन सब है जो कि नॉर्मल लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो जैसा भी लगे आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट 2 शॉर्ट स्टोरी का मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और बाकी जो भी दूसरी स्टोरी इसका सेकेंड पार्ट मैं कल लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और हाँ, हिज एंड हिज अनबिलिंग मेट का एक और पार्ट बनने वाला है, तो आप लोग उसे देखना फिर मुझे बताना, क्योंकि वो शायद से लास्ट पार्ट होने वाला है। तो उसके बाद मैं जो चल रहा है वो सभी चलाऊँगी एंड देन एक और 1 शॉट में फिर से दोबारा हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर एंड आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और ये 1 शॉट कि ये 2 शॉट जो है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यार बड़े कंजूस हो आप लोग, बोलने के बावजूद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वन शॉट में। और अगर किसी के पास वन शॉट को लेकर के कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, बाय बाय।